हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी रिदमिक ड्रग के बारे में। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अरिथमिया के बारे में, अरिथमिया का मैकेनिज़्म क्या है, कितने टाइप का है। हमने थोड़ा ओवरव्यू लिया था अरिथमिया के बारे में। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे एंटी रिदमिक कि उस अरिथमिया को कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन से ड्रग यूज होते हैं। एंटी रिदमिक ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। बेसिकली जो एंटी रिदमिक ड्रग्स हैं उसकी 4 क्लास होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। जो हमारी क्लास 1 होती है वो होते हैं हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर, और जो क्लास 2 होते हैं वो होते हैं बीटा ब्लॉकर्स, और जो क्लास 3 होते हैं वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, और क्लास 4 जो होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो हमारी एंटी रिदमिक ड्रग्स शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ऑटोमेटिक सेल में और नॉन ऑटोमेटिक सेल के अंदर। तो एक बार एक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है हमारे हार्ट के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं, ऑटोमेटिक सेल एंड नॉन ऑटोमेटिक सेल। तो उनमें डिफरेंट तरीके से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉन ऑटोमेटिक सेल यानी कि हमारे जो वेंट्रिकल्स है, एट्रियम है, उनमें कैसे एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होता है। तो जो हमारे वेंट्रिकल और एट्रियम होते हैं उनका नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो होता है -90 मिलीवोल्ट होता है उनका नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी कि जब हमारी जो सेल है वो रेस्ट पे होती है तब उस वक्त उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट होता है। और जब सेल डीपोलराइज होती है तब वो पॉजिटिविटी, उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगता है। और ये किसकी वजह से होता है? जब कोई पॉजिटिव आयन की एंट्री होती है सेल के अंदर तब हमारी सेल जो है डीपोलराइज होती है। तो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है हमारी नॉन ऑटोमेटिक सेल के अंदर, इसके 4 फेज़ होते हैं टोटल। फेज़ 0, फेज़ 2, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। तो जो जब हमारी सेल यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे दिखाया कि हमारी सेल जो है रेस्ट पे है, ठीक है। जब हमारे सोडियम चैनल ओपन होते हैं इनको स्टिमुलस की जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे इसको स्टिमुलस मिलता है जिसकी वजह से सोडियम चैनल जो है हमारे ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल जो है ओपन हो जाते हैं। सोडियम कैसा है? पॉजिटिव आयन है। वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अपवर्ड की तरफ लेकर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएगा। और पॉजिटिव की तरफ ले जाने से क्या होगा? सेल एकदम से डीपोलराइज होगी। और एकदम से क्यों होगी? क्योंकि हमारे जो सोडियम चैनल होते हैं वो फास्ट चैनल होते हैं, फास्ट एक्टिंग चैनल होते हैं। इसकी वजह से जो है डीपोलराइजेशन होगा और पोटेंशियल कहाँ तक चला जाएगा? +30 तक चला जाएगा। देन उसके बाद ये चैनल जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर हमारे पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं। पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से क्या होगा? पोटेशियम जो है सेल के बाहर जाने लगेगा, पॉजिटिव आयन बाहर जाने लगेगा। और जिसकी वजह से क्या होगा? पोटेंशियल जो है वापस से नेगेटिव की तरफ आने लगेगा। ये देखिए, इसको हमने फेस 1 से डिनोट किया है जिसमें पोटेशियम चैनल ओपन होता है और जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव की तरफ आने लगता है। देन हमारे पास सेकंड फेज होता है जिसके अंदर कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। पोटेशियम तो ओपन था ही, कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाता है। कैल्शियम चैनल के ओपन होने से क्या होगा? कैल्शियम अंदर करेगा, सेल के अंदर एंटर होगा। अब कैल्शियम पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या होगा? वापस से पोटेंशियल को पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा। लेकिन पोटेशियम चैनल भी साथ साथ ओपन है तो वो क्या करेगा? पोटेंशियल को नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि पोटेशियम बाहर जाता है ना, सेल के पॉजिटिव आयन बाहर जाता है। तो यहाँ पे हमें एक प्लेटिव फेज देखने को मिलेगा, एक कांस्टेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि नेट इफेक्ट दोनों का क्या होगा? एक पॉजिटिव अंदर आ रहा है, पॉजिटिव बाहर भी जा रहा है, तो हमें यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट देखने को मिलेगा। देन कुछ टाइम बाद ये कैल्शियम चैनल जो है बंद हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं। देन क्या होता है? पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं। पोटेशियम जो है बाहर जाता है सेल के, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है फर्दर नेगेटिव की ओर जाने लगता है। और इस फेज को हमने 3 से डिनोट किया है। इसको फेस ऑफ रीपोलराइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सेल जो है रीपोलराइज होना स्टार्ट हो जाती है और वो उसका पोटेंशियल जो है नेगेटिव की तरफ जाने लगता है। देन फेज 4 में वो अपना नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल जो है अटेन कर लेती है हमारी नॉन ऑटोमेटिक सेल, ठीक है। ये तो थी हमारी नॉन ऑटोमेटिक सेल। जो हमारी ऑटोमेटिक सेल होती है उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास जो इसको स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती। हमने यहाँ बताया ना कि जो हमारे नॉन ऑटोमेटिक सेल होती है उनको स्टिमुलस की जरूरत होती है, तभी सोडियम चैनल ओपन होते हैं। लेकिन जो हमारे ऑटोमेटिक सेल होती है उनके पास लीकी सोडियम चैनल होते हैं, फनी सोडियम चैनल होते हैं, जो कंटिन्यूसली सोडियम को रिलीज करते रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस कर लेते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्रॉस कर लेते हैं। इनका जो नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -60 मिलीवोल्ट के अप्रोक्स होता है, ठीक है। और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल यानी एक्टिवेशन पोटेंशियल कितना होता है? 55 के अप्रोक्स
अप्रॉक्स होता है 45 से 55 के बीच में। जैसे ये पोटेंशियल जो है गेन कर लेता है तब सेल डीपोलराइज होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, इनके पास सोडियम लीकी चैनल होते हैं जो फर्दर जो है सोडियम क्या करता है, पोटेंशियल को पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और जैसे ही ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्रॉस करती है तब हमारा कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से क्या होगा, कैल्शियम की एंट्री होगी और पोटेंशियल फर्दर पॉजिटिव की ओर जाएगा और जिसकी वजह से सेल डीपोलराइज होती है। इसको बोलते हैं फेज 0 डीपोलराइज। इसमें भी फेज 0 में सेल डीपोलराइज हो रही थी, इसमें भी फेज 0 में डीपोलराइज हो रही थी। देन ये कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, सेल रिपोलराइज होती है जैसे यहाँ पे हो रही थी। इसको फेज 3 से डिनोट किया, यहाँ पे भी इसको फेज 3 से डिनोट किया है। यहाँ पे फेज 1 और 2 वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सेल रिपोलराइज होती है अपने नॉर्मल पोटेंशियल पे आ जाती है और फिर फर्दर जो हमारे यहाँ सोडियम लीकी चैनल ओपन होते हैं और फर्दर ये प्रोसेस चलती रहती है, ऐसी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहता है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार इसको ओवरव्यू कराना था क्योंकि जब हम इसकी ड्रग्स पढ़ते हैं तब वहाँ पे हमें ये कर्व्स के बारे में देखना पड़ेगा कि एक्शन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस आता है। तो आइए देखते हैं, हम पहली क्लास पढ़ते हैं हमारी सोडियम चैनल ब्लॉकर, जो हमारी क्लास है पहली। ये देखिए क्लास 1 हमारी है सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये मेनली यूज़ किस में किए जाते हैं, एट्रियल और वेंट्रिकुलर अरिथमिया में यूज़ किए जाते हैं। हमारी जो एट्रियल अरिथमिया होता है और वेंट्रिकुलर अरिथमिया हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, ये उसमें यूज़ किया जाते हैं। इनका मेनली एक्शन जो है एट्रियल और वेंट्रिकल्स में होता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। दिस ड्रग ब्लॉक द सोडियम चैनल एज वेल एज पोटेशियम चैनल। ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करते हैं, साथ ही साथ पोटेशियम चैनल को भी कुछ एक्सटेंट तक ब्लॉक करते हैं। इनका नाम ही सोडियम चैनल ब्लॉकर है, तो इस सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। और कैसे एक्ट करते हैं, एज अ लोकल एनेस्थेटिक। जैसे हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स हम जब 4th सेमेस्टर में पढ़ा था हमने लोकल एनेस्थेटिक्स, तो वो सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम को ब्लॉक करके, चैनल को ब्लॉक करके एक्शन शो करते, तो ये वैसे ही अपना एक्शन शो करते हैं। दे आल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ फेज 4 डीपोलराइजेशन इन ऑटोमेटिक सेल एंड रिड्यूस रेट ऑफ फेज 0 डीपोलराइजेशन इन अदर मायोटिक सेल। ये देखिए जब हमने अभी यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की बात की, जो फेज 0 था इन नॉन ऑटोमेटिक सेल, वो किसकी वजह से हो रहा था, सोडियम चैनल के ओपन होने की वजह से। तो जब हम सोडियम चैनल ब्लॉक कर देते हैं तो जो ये फेज 0 है ये इसको क्या करता है, इस फेज की जो रेट है इसको रिड्यूस कर देता है। और ऑटोमेटिक सेल यानी एस नोड में क्या करता है, फेज 4 को रिड्यूस करता है क्योंकि ये भी सोडियम डिपेंडेंट होता है। और सोडियम चैनल ब्लॉक कर दे रहे तो इन दोनों को रिड्यूस कर देता है, इनके रेट को। दे मेनली एक्शन ऑन वेंट्रिकल और एट्रियल। इनका जो मेन एक्शन है वो एट्रियल और वेंट्रिकल्स पे होता है। और एक और बात, जैसे हमने यहाँ शुरू में पढ़ा कि दे ब्लॉक सोडियम चैनल एज वेल एज पोटेशियम चैनल। सोडियम चैनल के ब्लॉक होने से हमने देखा कि जो हमारा फेज 0 है फेज 4 पे जो है अफेक्ट हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है कि पोटेशियम चैनल को भी कुछ एक्सटेंट तक जो है ब्लॉक करती है, ठीक है। तो पोटेशियम चैनल कौन से फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फेज 3 के लिए, फेज रिपोलराइजेशन के लिए। तो ये काफ़ी हद तक जो है कुछ एक्सटेंट तक ये रिपोलराइजेशन फेज को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। अब जो हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उनकी 3 क्लास होती हैं, 1A 1B 1C, ठीक है। 1A 1B 1C के बारे में हम एक एक करके डिटेल लेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इन 3 क्लास को डिवाइड क्यों किया गया है। जो हमारी फर्स्ट ए होती है वो सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करती है और पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करती है। लेकिन जो हमारी 1B होती है वो क्या करती है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है और पोटेशियम चैनल को ओपन करती है। ये इसके अपोजिट काम करती है, ठीक है। और जो 1C होती है उसका पोटेशियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, ठीक है। ये था इसका बेसिक डिफरेंस। आइए अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास 1A ये रही। दिस ड्रग आर ओपन स्टेट सोडियम चैनल ब्लॉकर विच आल्सो मॉडरेट डिले चैनल रिकवरी, सुप्रेस एवी कंडक्शन एंड प्रोलॉन्ग रिफ्रैक्टिवनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और बात, जो हमारे सोडियम चैनल होते हैं उसकी 3 स्टेट होती हैं। सबसे पहले सोडियम चैनल ओपन होता है, ठीक है, सेल को डीपोलराइज करने के लिए। देन वो इनएक्टिवेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इनएक्टिवेशन गेट। जब हम सोडियम चैनल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि सोडियम चैनल क्या होता है, तब हम उसमें पढ़ते हैं कि एक्टिवेशन गेट होता है, एक इनएक्टिवेशन गेट होता है। तो सबसे पहले सोडियम चैनल ओपन होता है, फिर वो इनएक्टिवेट होता है विद द हेल्प ऑफ इनएक्टिवेशन गेट एंड देन क्लोज हो जाता है, ठीक है। और फिर दोबारा जब नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो ओपन होता है, ठीक है। दिस ड्रग आर ओपन स्टेट सोडियम चैनल। तो जब हमारे सोडियम चैनल ओपन होते हैं ना, ये तब ब्लॉक करते हैं ये जो क्लास 1 है, ठीक है। और जो क्या करती है, चैनल की रिकवरी है उसको डिले करती है। रिकवरी चैनल की क्या है, रिकवरी इसी को कहते हैं रिकवरी चैनल की, कि पहले ओपन होगा फिर इनएक्टिवेट होगा फिर क्लोज्ड होगा और वो फिर दोबारा जब तक वो क्लोज नहीं होगा ना तो वो ओपन नहीं होगा,
समझ रहे हो, ये साइकिल कंप्लीट होना जरूरी है, इसी को रिकवरी कहते हैं। अगर हम इसको स्लो कर दें, जैसे मान लीजिए इनएक्टिवेट हुआ, उसको उसकी जो क्लोज है वो क्लोज को स्लो कर दें तो वो ओपन ही नहीं होगा नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो जो रिकवरी होती है इसको कहते हैं रिकवर होना। ओपन से इनएक्टिवेट, इनएक्टिवेट से क्लोज और फिर फर्दर ओपन। अगर हम इसकी रिकवरी को जो है ना डिले कर दें तब क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने में सोडियम चैनल ओपन ही नहीं होगा, मतलब लेट ओपन होगा क्योंकि उसकी रिकवरी लेट होगी, ओपन क्योंकि वो लेट होगा। तो इस तरह से ये अपना एक्शन शो करते हैं, चैनल की रिकवरी को लेट करते हैं ताकि एक्शन पोटेंशियल जो है डिले हो जाए। और सुप्रेस करते हैं एवी कंडक्शन, जो एट्रियल वेंट्रिकल कंडक्शन होता है ना उसमें उसको भी सुप्रेस करते हैं। और प्रोलॉन्ग करते हैं रिफ्रैक्टिवनेस, जो हमें अभी पढ़ी हमने ये रिफ्रैक्टिवनेस, इसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं, इसको लंबा कर देते हैं ताकि रिफ्रैक्टिव पीरियड जो इंक्रीज हो जाए और वो काफ़ी जो एक्शन पोटेंशियल जल्दी जनरेट हो रहा था वो अब जल्दी जनरेट ना हो। These actions are used in enhanced pacemaker activity that are often responsible for trigger arrhythmia and prevent re-entry। जो हमारे ये एनहांस्ड पेसमेकर एक्टिविटी होती है, मतलब जैसे एसए नोड की ऑटोमेसिटी होती है और जो हमारी री एंट्री होती है, मैकेनिज्म में पढ़ा है रिदमिया के मैकेनिज्म में कि कैसे रिदमिया होता है, ये बेसिकली उनको प्रिवेंट करता है, री एंट्री होने से रोकता है और साथ ही साथ जो हमारी एनहांस्ड होगी ऑटोमेसिटी उसको भी डिक्रीज करता है। ईसीजीपी का इसका क्या इफेक्ट होता है, इट इंक्रीज पीआर एंड क्यूटी इंटरवल एंड चेंजेस इन द शेप ऑफ टी वेव। ये देखिए हमने अभी बात करी कि एवी कंडक्शन स्लो हो जाता है, ठीक है। एवी कंडक्शन क्या होता है, ये होता है हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन, और जो हमारी पीआर वेव होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पीआर वेव होती है ये होती है एवी कंडक्शन। ये इसको प्रोलॉन्ग कर देता है, इसको लॉन्ग कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी इंक्रीज हार्ट रेट थी वो अब डिक्रीज हो जाती है पीआर को लॉन्ग करके, ठीक है। और साथ में क्या करता है, क्यूटी इंटरवल्स को भी इंक्रीज करता है। क्यूटी इंटरवल क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल, यानी वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन से लेके रीपोलराइजेशन तक ये डिक्रीज कर देता है, ठीक है। एंड प्रिवेंट री एंट्री। और टी वेव में भी हमें थोड़ी सी शेप इसकी चेंज देखने को मिलती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, हमने पहली बात कर लिया, दिस ब्लॉक द मायोकार्डियल, सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं ओपन स्टेट में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओपन स्टेट में ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल को, ठीक है। जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है ऑटोमेसिटी और रेट ऑफ जीरो फेज डिपोलराइजेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रोलोंगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन इज ड्यू टू पोटेशियम चैनल ब्लॉक। यहाँ पे एक वर्ड आया एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन क्या होता है, सेल के डीपोलराइज होने से रीपोलराइज होने तक का जो ड्यूरेशन होता है उसको एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन कहते हैं। या रीपोलराइज रेस्टिंग पोटेंशियल तब तक नहीं आती तो उसको उस ड्यूरेशन को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, ठीक है। जो हमारी ड्रग्स होती हैं जो मेनली क्लास 1A है वो इस ड्यूरेशन को जो है इंक्रीज कर देती है, यानी कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जो प्रोसेस है इसको लॉन्ग कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ठीक है। कैसे, ये देखिए डायग्राम में यहाँ पे हमने दिखाया है 1A का कैसे करती है। जो हमारा फेज 0 है वो किसकी वजह से होता है, सोडियम की चैनल की वजह से होता है। सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं हमारे पास, वो क्या करेंगे, जो हमारा फेज 0 है इसको डिले करेंगे, जो फेज यहाँ पे आ रहा था फेज ऑफ डीपोलराइजेशन इसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। फिर बात आती है, ये पोटेशियम को भी कुछ एक्सटेंट तक ब्लॉक करते हैं। और पोटेशियम कहाँ कहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है, फेज 2 में भी होता है और रीपोलराइजेशन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसको भी इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि पोटेशियम चैनल ही नहीं आएगा तो रीपोलराइजेशन भी लेट होगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है, ठीक है, वो इंक्रीज होगी। पहले इतनी थी अब वो इतनी होगी, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन जो है इंक्रीज होगी। यानी कि जो सेल जो हमारी डीपोलराइज और रीपोलराइज हो रही थी वो पहले जल्दी हो रही थी और अब ये क्या होगा, डीपोलराइज भी लेट होगी और रीपोलराइज भी लेट होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी क्लास 1A है जो इस तरह से अपना एक्शन शो करती है, वो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को जो है डिक्रीज करती है, ठीक है। देन हमारे पास है सेकंड क्लास, सेकंड 1B अपना एक्शन क्या करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं और पोटेशियम को ओपन करते हैं। पोटेशियम के ओपन होने की वजह से क्या होगा, पोटेशियम चैनल के ओपन होने की वजह से क्या होगा, जो हमारी जो रीपोलराइजेशन होती थी यहाँ पे वो अब जल्दी हो जाएगी, क्योंकि पोटेशियम चैनल ओपनर है। ये पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी जो रीपोलराइजेशन हो रही थी वो जल्दी हो जाएगी, यहाँ पे होनी थी अब वो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन जो है डिक्रीज हो जाता है। 1A में बढ़ रहा था, इसमें जो है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं एक बार। दिस ड्रग ब्लॉक सोडियम चैनल मोर इन द इनएक्टिवेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारी 1A होती है वो ओपन स्टेट में ब्लॉक करती है सोडियम चैनल को और ये इनएक्टिवेटेड
में करती है, ठीक है। बट डू नॉट डिले चैनल रिकवरी, ये चैनल की रिकवरी को डिले नहीं करती है। और डू नॉट डिप्रेस एवी कंडक्शन और प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। दिस ड्रग ब्लॉक सोडियम चैनल मोर इन द इनएक्टिवेटेड देन इन ओपन स्टेट, ठीक है। ये क्या करता है, इनएक्टिवेट स्टेट में ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल को, जबकि हमारी 1A क्लास क्या करती है, ओपन स्टेट में ब्लॉक करती है। बट डू नॉट डिले चैनल रिकवरी, ये चैनल रिकवरी को डिले नहीं करते, जबकि वो चैनल रिकवरी को डिले कर देते हैं। और साथ ही साथ क्या, ये एवी कंडक्शन को भी डिप्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से ना ही एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करते, ना ही इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को प्रोलॉन्ग करते, ना ही क्याउटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करते, ठीक है। मतलब ये इनका जो इफेक्ट है वो अपोजिट देखने को मिलता है। दे डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को जो है डिक्रीज करते हैं, और जबकि हमारी क्लास 1A जो है इंक्रीज करती है, प्रोलॉन्ग करती है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को। इफेक्ट ईसीजी पे क्या देखने को मिलता है, लिटिल इफेक्ट ऑन ईसीजी, क्याउटी इंटरवल में डिक्रीज, उसमें क्याउटी इंटरवल जो था प्रोलॉन्ग हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। और लिटिल वाइडनिंग ऑफ क्याउरेक्स कॉम्प्लेक्स, क्याउरेक्स कॉम्प्लेक्स की वाइडनिंग होगी। क्यों होगी क्याउरेक्स कॉम्प्लेक्स की वाइडनिंग, क्योंकि यहाँ पे सोडियम चैनल तो ब्लॉक हो रहा है, और सोडियम चैनल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीपोलराइजेशन के लिए। और क्याउरेक्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन, क्योंकि ये डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है ना, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, और वेंट्रिकुलर को उसको डीपोलराइजेशन को डिले कर रहे हैं, तो क्याउरेक्स कॉम्प्लेक्स की भी जो वाइडनिंग होगी, ठीक है। देन हमारे पास है थर्ड क्लास है हमारी 1C। 1C क्या करती है, पोटेशियम चैनल पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ सोडियम चैनल को जो है ब्लॉक करती है। और इस सोडियम चैनल को ब्लॉक करने की पोटेंसी इन दोनों क्लास के मुकाबले इसकी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा पोटेंसी कंटेन करती है सोडियम को ब्लॉक करने की, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। दिस आर द मोस्ट पोटेंट सोडियम चैनल ब्लॉकर विद मोर प्रोमिनेंट एक्शन ऑन ओपन स्टेट, ये ओपन स्टेट में एक्ट करती है, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट रिकवरी टाइम, इसका लार्जेस्ट रिकवरी टाइम है, ये लॉन्गेस्ट कर देती है, और मतलब रिकवरी टाइम को जो है लॉन्ग कर देती है, डिले कर देती है। दिस डिले कंडक्शन प्रोलॉन्ग पीआर, जिसकी वजह से पीआर इंटरवल भी प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्याउरेक्स कॉम्प्लेक्स भी जो वाइड हो जाता है, और एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे जो है इसका वेरिएबल इफेक्ट है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन किस पे डिपेंड कर रहा था, पोटेशियम पे, लेकिन ये पोटेशियम पे अफेक्ट ही नहीं करती, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये वेरिएबल इफेक्ट देखने को मिलता है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। इस पे मतलब हम कह नहीं सकते कि ये इंक्रीज करेगी डिक्रीज, वेरिएबल इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास सोडियम चैनल ब्लॉकर अपना एक्शन शो करते हैं। देन हमारे पास है नेक्स्ट क्लास, हमारी सेकंड क्लास है बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स यूज़ किस में होते हैं, पैराक्सोमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में यूज़ होते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर में ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। Action. The primary action of drug of this class is to suppress adrenergic mediated enhanced activity. जब हमने ट्रिगर्ड ऑटोमेसिटी पढ़ा था तब क्या होता है, उसके अंदर जो होती है हमारी ऑटोमेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अभी इनका प्राइमरी एक्शन क्या है, सुप्रेस करते हैं एड्रेनर्जिक मेडिएटेड एनहांस्ड एक्टिविटी। हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, ठीक है, वो एक्ट करता है बीटा 1 रिसेप्टर पे जो हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ मेडिएटिंग द बीटा 1 रिसेप्टर, ठीक है। तो जो ये सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से जो एक्टिविटी इंक्रीज होती है ना, बीटा ब्लॉकर्स उस एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, यानी हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। क्लास सेकंड एजेंट आर बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ये जो बीटा एड्रेनर्जिक हैं उसके ब्लॉकर्स होते हैं, उसके एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। These drugs diminish phase 4 depolarization and thus depress atomicity, prolong AV conduction and also decrease heart rate and contractility, ठीक है। जो हमारा फेज 4 डिपोलराइजेशन होता है एस ए नोड के अंदर, यहाँ पे जो है एस ए नोड की बात की है, ये देखो एस ए नोड में जो फेज 4 होते हैं, ठीक है, ये इसको डिप्रेस करते हैं, इसको स्लो कर देते हैं, क्योंकि इंक्रीज ऑटोमेसिटी में क्या होता है, इसी फेज की वजह से क्या होता है, ऑटोमेसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना अरिथमिया का, तब ये डिटेल में बताया गया है। तो ये इसी फेज 4 को जो है प्रोलॉन्ग करते हैं, डिप्रेस करते हैं हमारे जो सेकंड होते हैं। दिस ड्रग डिमिनिश द फेज 4 डिपोलराइजेशन, और जिसकी वजह से ऑटोमेसिटी भी डिप्रेस होगी। प्रोलॉन्ग एवी कंडक्शन जो है प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है, स्लो कंडक्शन होगा एवी में। एंड आल्सो डिक्रीज हार्ट रेट, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। दिस एजेंट्स आर यूजफुल इन ट्रीटिंग द टैकीरिथमिया यानी इंक्रीज हार्ट रेट में यूज़ की जाती है, और जो किसकी वजह से होते हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी के लिए, जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से होती है ना, उसको जिसकी वजह से जो अरिथमिया कॉज होता है उसके लिए ये यूज़ किए जाते हैं। आफ्टर डिपोलराइजेशन दैट हैव बीन इंड्यूस्ड बाय कैटाकोलामाइंस आर सुप्रेस्ड बाय दिस ड्रग्स एंड आल्सो री एंटर इन एवी नोड।
जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं एरिथमिया का, तब हमें वहाँ पे एक आफ्टर डीपोलराइजेशन पढ़ा है, जो कि किसकी वजह से होता है, कैटाकोलामाइंस सच एज एपिनेफ्रिन, नोरापिनेफ्रिन, जब उसकी वजह से जो ट्रिगर्ड ऑटोमेसिटी होती है, तो उनको सुप्रेस करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो री एंट्री होती है एवी नोड के अंदर, उसको भी ये प्रिवेंट करते हैं, री एंट्री को, ठीक है। देन इफेक्ट ऑन ईसीजी, ईसीजी पे इसका इफेक्ट क्या होता है? द मोस्ट प्रोमिनेंट ईसीजी इज द प्रोलोंगेशन ऑफ पीआर इंटरवल। हमने पहले ही बताया कि ये एवी जो एवी कंडक्शन है प्रोलोंग क्या करते हैं, एवी कंडक्शन रिप्रेजेंट बाय पीआर इंटरवल। ये पीआर इंटरवल को जो प्रोलोंग कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो हमारी टैकीरिथमिया में हो रहा है उसको जो है डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, यानी ब्रेडिकार्डिया को, हार्ट रेट को लो कर देते हैं। देन हमारे पास आती है हमारी क्लास थर्ड, जिसको बोलते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। ये यूज़ होते हैं हमारी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में और एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज़ किए जाते हैं। दिस एजेंट ब्लॉक पोटेशियम चैनल, ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। दस डिमिनिश द आउटवर्ड पोटेशियम करंट, जिसकी वजह से जो पोटेशियम सेल के बाहर जाता है वो नहीं होगा ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन फेज में ऑफ कार्डियक सेल। दिस एजेंट, अब आपको पता है, हम जब ये एक्शन पोटेंशियल हमने पढ़ा, पोटेशियम का क्या रोल है सेल को रिपोलराइज करने के लिए। यहाँ पे भी सेल को रिपोलराइज कर रहा था फेज 3 में, इसमें भी फेज 3 में रिपोलराइज कर रहा था। अगर हम पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर दें तो ये फेज 3 क्या प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो गया। प्रोलॉन्ग होने की वजह से क्या होगा, जो रिपोलराइजेशन फेज हमें यहाँ देखने को मिल रहा था वो अब हमें लेट देखने को मिलेगा, क्योंकि पोटेशियम चैनल जो ब्लॉक हो गए हैं। दिस एजेंट प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। और पोटेशियम चैनल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर पोटेशियम चैनल ब्लॉक होता है तो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन जो है प्रोलॉन्ग हो जाता है। अगर दिस एजेंट प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल विदाउट अफेक्टिंग द फेज 0 ऑफ डीपोलराइजेशन। देखो ये नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है, हमने ब्लैक से डोनेट किया, ठीक है। अब पोटेशियम चैनल ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, जो रिपोलराइजेशन का फेज है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, डिले हो जाएगा, वो यहाँ पे आने के बजाय अब यहाँ पे आएगा, क्योंकि पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो गया। पहले इतना था एक्शन पोटेंशियल नॉर्मल, अब एक्शन पोटेंशियल इतना हो गया, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होने की वजह से क्या होगा, सेल जो है हमारी वो डिपोलराइज भी लेट होगी और रिपोलराइज भी लेट होगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो रिथमिया कोज होगा वो ट्रीट हो जाएगा। दिस ड्रग प्रोलॉन्ग फेज 3 रिपोलराइजेशन, फेज 3 रिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। देयर फॉर प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड क्याउटी इंटरवल। क्याउटी इंटरवल क्या होता है, जब हम ईसीजी देखते हैं, ईसीजी के बारे में पढ़ते हैं, तब क्याउटी इंटरवल में क्या होता है, क्याउटी इंटरवल ये है क्याउ से लेके टी तक का इंटरवल, ठीक है। डिपोलराइजेशन डिले हुआ, रिपोलराइजेशन डिले हुआ, और इसके डिले होने की वजह से क्या होगा, क्याउटी इंटरवल भी डिले होगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये ईसीजी पे इफेक्ट था इसका। और दिस ड्रग शुड स्लोड कंडक्शन एनहांस्ड ऑटोमेसिटी, कंडक्शन को स्लो करते हैं, ठीक है, और जो हमारी एनहांस्ड ऑटोमेसिटी है उसको भी डिप्रेस्ड कर देते हैं। बट द एसए नोड इज अफेक्टेड ओनली स्लाइटली, लेकिन ये जो ड्रग होते हैं एसए नोड पे लिटल इफेक्ट शो करते हैं, ज़्यादा जो है हमारे पास वेंट्रिकल और एट्रियम पे अपना इफेक्ट शो करते हैं। देन हमारे पास है, हमारी लास्ट क्लास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसको क्लास 4 भी कहते हैं। ये भी पैराक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में यूज़ होती है, एट्रियल फ्लटर में, एट्रियल फिब्रिलेशन में, एवी कंडक्शन जो है उसको ब्लॉक करने में हेल्प करती है, ठीक है। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास 4 ड्रग्स आर द नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। वैसे तो हम 3 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, तो अगर हम डाईहाइड्रोपिरिडिन की बेसिस पे करें तो 2 होते हैं, डाईहाइड्रोपिरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन कैल्शियम ब्लॉकर चैनल। तो ये नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। द मेजर इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज ऑन वेसिकुलर स्मूथ मसल एंड द हार्ट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं 2 टाइप की सेल पे एक्ट करते हैं, स्मूथ मसल सेल पे वो एक्ट करते हैं और साथ ही वो हार्ट की सेल पे एक्ट करते हैं, ठीक है। देयर मेन एक्शन इज डिप्रेस टू कैल्शियम मेडिएट डीपोलराइजेशन। अभी जब हमने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा तब हमने देखा कैल्शियम कहाँ पे जो है डिपेंड कर रहा था। जब एसए नोड का जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसमें जो फेज 0 होता है वो कैल्शियम चैनल के ओपन होने की वजह से है, यानी कि जो फेज 0 है डीपोलराइजेशन ये कैल्शियम मेडिएट है, कैल्शियम के थ्रू मेडिएट हुआ है। लेकिन जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देते हैं तब क्या होगा, ये जो फेज 0 है डीपोलराइजेशन का वो डिप्रेस हो जाएगा। दिस सुप्रेस द ऑटोमेसिटी, और जिसकी वजह से जो ऑटोमेसिटी हो रही थी, री एंट्री हुई थी, वो डिप्रेस हो जाएगी, क्योंकि ऑटोमेसिटी और री एंट्री रिथमिया को कोज करता है और ये एंटी रिथमिक ड्रग्स हैं, ये इसके अगेंस्ट काम करती है, ये ऑटोमेसिटी और री एंट्री को इनहिबिट करती हैं। फेज 4 डीपोलराइजेशन इन एसए नोड एंड प्रिकिंजे फाइबर्स रिड्यूस। जो हमारे पास फेज 4 था, ये फेज 4
ठीक है, ये भी रिड्यूस हो जाता है ऐसे नोड में। पिकिंजे 5 में दे स्लोड द एवी कंडक्शन एंड री एंट्री इन्वॉल्विंग द एवी नोड इज टर्मिनेटेड। जो हमारी री एंट्री हो रही थी एवी नोड के अंदर वो भी रुक जाएगी और जो एवी कंडक्शन था उसको भी स्लो कर देंगे। ये देखिए हमारी जो नॉर्मल, ये ब्लैक से मैंने नॉर्मल दिखाई है एक्शन पोटेंशियल, लेकिन जो कैल्शियम जो है, कैल्शियम चैनल के ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, जो ये कर्व है जो हमारे डीपोलराइजेशन हो रही थी वो अब डिले हो जाएगी, यहाँ होने की बजाय वो यहाँ आएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो अरिथमिया कोज हुआ है उसको ट्रीट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास 4। तो ये सब हमने पढ़ा आज कैल्शियम चैनल एंटी रिथमिक ड्रग्स के बारे में। थैंक यू।